सो ये हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर। अगर मीन वैल्यू थ्योरम की हम लोग बात कर रहे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम की बेटा अगर हम लोग बात कर रहे हैं, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो मीन वैल्यू थ्योरम की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहां पर आने वाला बेटा नंबर वन, थ्योरम नंबर वन, थ्योरम नंबर वन ये बनेगा आपके पास में रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम। ध्यान से देखना बेटा क्या बोला जा रहा है यहां पर। If fx is a real valued function, if fx is a real valued function between close interval a to b and number one, fx is continuous between close interval a to b. Number two, fx is differentiable between open interval a to b. fx is differentiable between open interval a to b. क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, देन at least one point C between A to B exists such that f dash C equals to 0. f dash C equals to 0. एक बार ये जो मैंने लिखा है ना, ये बताओ ये पढ़ पा रहे हो क्या? बस इसका मतलब क्या है वो समझेंगे अभी। ये जो मैंने लिखा है बेटा ये पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे? एक और कंडीशन में यहां पर ऐड करूंगा, एंड इफ f of a equals to f of b, f of a equals to f of b। ये जो मैंने लिखा है ये आप देख पा रहे हो क्या लिखा है? यस और नो बोलिए। आप सब लोग तो लिखने में लगे होंगे यार, आप लोग अलग छापने में लगे रहते हो। हाँ मतलब मैं लिखने के लिए अलग से टाइम भी नहीं दे सकता, ये भी है, टाइम भी तो कहां है। अब इस बात को समझते हैं कि लिखा क्या गया है। ये बोल रहा है कि मान लीजिए बेटा अगर आपके पास में x है, ये y है, ये पॉइंट जो है x इक्वल्स टू a, ये पॉइंट जो है x इक्वल्स टू b, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है बेटा ये क्या रहेगा? a कॉमा f ऑफ a। ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो ये है आपके पास में b कॉमा f ऑफ b। ठीक है, a कॉमा f ऑफ a, b कॉमा f ऑफ b, यही तो पॉइंट है। देखिए यहां पर a कॉमा f ऑफ a, b कॉमा f ऑफ b। अब जरा ध्यान से समझिए इस बात को, जरा ध्यान से समझिए इस बात को। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, दोनों पॉइंट में अगर आप जो कंडीशन लिखी है उसको पढ़िए ध्यान से। वो बोल रहा है एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है और एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स बेटा अगर कॉन्टिन्यूअस है और एफ एक्स आपके पास में डिफरेंशिएबल है, तो हमने बोला कि जो एफ एक्स है वो कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। एफ एक्स ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं कोई एक कंडीशन ले रहा हूं पर एफ एक्स कैसा भी हो सकता है बेटा। हमने कहा माना कि एफ एक्स अगर ऐसा हुआ तो, माना कि बेटा एफ एक्स अगर ऐसा हुआ तो बेटा अगर एफ एक्स जो है वो अगर ऐसा होता है तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होना चाहिए जिस पर इसकी स्लोप कितनी हो जाए? 0। देखिए ये रहा ना वो पॉइंट x इक्वल्स टू c, ये रहा ना वो पॉइंट f डैश c बराबर 0, f डैश c बराबर 0।
एफ डैश सी बराबर 0। एक पॉइंट ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके ऊपर स्लोप 0 होगी, लेकिन ये कब होगा? जब एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होगा। तो सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है बेटा कि अगर एक कर्व फंक्शन ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो, ऐसी कंडीशन में सी हमारे पास में एक ऐसा पॉइंट है, सी अगर हमारे पास में एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर स्लोप अगर 0 है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसके ऊपर स्लोप क्या होने वाली है बेटा? 0 होने वाली है। स्लोप क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। जल्दी से बताएं ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे बेटा ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? आगे समझ में? सभी को समझ में आ गई? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अगर सभी को समझ में आ गई, तो अगर सभी को समझ में आ गई है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हम लोग बेटा यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अगर यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूं। इसको कैसे मॉडिफाइड कर रहा हूं? इसको मॉडिफाइड कर रहा हूं हम लोग एक दूसरी थ्योरम से, लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम। लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम। लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम की अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर ध्यान से देखेंगे, लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम ये क्या बोल रही है? देखिए, यहां पर है y और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? x। ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये है x इक्वल्स टू a, ये है x इक्वल्स टू b। तो इस थ्योरम की कंडीशन क्या है? ये बोल रहा है इफ fx is a real valued function between real valued function between a to close interval a to b and number one, ध्यान से देखिए बेटा, नंबर 1, fx is continuous in close interval a to b, in close interval a to b. Number 2, fx is differentiable in open interval a to b. Then there exists at least one point C between a to b such that यहां लिख रहा हूं such that के बाद f dash c equals to f of b minus f of a divided by b minus a, क्या मतलब है इस बात का? जरा समझिए। यहां पर x इक्वल्स टू a के ऊपर ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे पास में a कॉमा f of a, a कॉमा f of a। ये आपके पास में क्या है? a कॉमा एफ ऑफ ए। सो ये जो पॉइंट आ रहा है आपके पास में, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो बेटा छापने पे ध्यान मत दो यार, पहले फोकस करो, इस पे सीख लो। मैं 10 सेकंड वेट कर लूंगा आपका। ये है b कॉमा एफ ऑफ बी। तो हमने कहा यार सर ये b पॉइंट जो है ये ऊपर क्यों है? ये नीचे भी तो हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ऑफकोर्स। तो ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। हमने तो रैंडमली ले लिया कि मान लीजिए कि अगर ये ऊपर होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो हमने कहा कि सर माना कि कर्व जो है वो ऐसा, अरे यार अज्यूम कर रहे हैं कैसा भी हो सकता है। सर ऐसा ही क्यों लिया आपने? ऐसा ले लो, ले सकते हैं। ऐसा ही क्यों लिया आपने? ऐसा ले लो, ठीक है। ऐसा भी ले सकते हो, कैसा भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं यहां पर
तो इस बार ये थ्योरम क्या बोल रही है, ये बोल रही है थ्योरम यहां पर आप हमें ये बता रही है कि अगर अगर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसका स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। देखिए बेटा इस लाइन का स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यही तो। और f डैश c का मतलब क्या है, इस पॉइंट का स्लोप। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो लाग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम सिर्फ इतना बोल रही है कि इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने से जो लाइन बन रही है इस फंक्शन के ऊपर एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, कम से कम एक पॉइंट। आपने क्या लिखा है यहां पर वर्ड, एटलीस्ट 1 पॉइंट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बेटा, एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसके ऊपर स्लोप बनाएंगे तो इसके पैरेलल आएगा, और ये इक्वेशन उसी को बता रही है। अगर एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ ए हो जाता है तो एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट अगर नीचे आ जाएगा तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, 0। और ये रोल्स थ्योरम, ये एक स्पेसिफिक केस है लाग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम का। एक बार जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे ये बात आपको समझ में आई या नहीं है, यस और नो, जल्दी से बोल दीजिए एक बार सभी बच्चे। तो बढ़ते हैं अब यहां से थोड़ा सा आगे। एक एक्सटेंडेड वर्जन है लाग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम का। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन ये दे रही है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन between a to b such that से पहले एक दो पॉइंट और ऐड करते हैं। एंड नंबर 1 एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस बिटवीन ए टू बी, एफ एक्स and gx are differentiable between a to b if g dash c not equals to 0. We remember g dash c not equals to 0, then at least one point c between a to b exist such that f dash c divided by g dash c equals to f of b minus f of a divided by g of b minus g of। ये बेटा हमारे पास में इक्वेशन आने वाली है जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी सिमिलर टू लाग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम। सो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस का यहां पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जो लाग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम है उसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की तरह ही होने वाला है। सो आपको सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। देखिए अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे लगता है कि यहां से बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है, सी पॉइंट आपसे फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, इसके अलावा कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से डिजाइन नहीं किया जा सकता, और मेरे ख्याल से बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। बोलिए बेटा जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तीनों थ्योरम्स आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर तीनों थ्योरम्स आपको क्लियर हो जाती है तो मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, और वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, मूव करते हैं बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर। वैसे तो अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो वहां पर मैक्सिमा एंड मिनिमा
बोथ वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल के अंदर अवेलेबल है, लेकिन आपको एक वेरिएबल के ऊपर फोकस करना है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड पॉइंट पर जो स्लोप आएगा वो ऐसा आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें, ये आपके पास में स्लोप, इस स्लोप के नेचर को हम थोड़ा सा समझदारी से रीड करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं इसमें। ये है 0, समझदारी से अगर मैं इसको रीड करूं तो देखिए ये स्लोप है पॉजिटिव, ये है 0, और ये बेटा मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है नेगेटिव। तो एक हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया 0, और जो dy बाई डी एक्स स्लोप को आप रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dy बाई डी एक्स, ये कैसा है, इक्वल्स टू 0। सो एक है आपके पास ग्रेटर देन 0, दूसरा आपके पास इक्वल्स टू 0, तीसरा आपके पास में लेस देन 0। अब आप इसको बहुत ध्यान से समझिए बेटा, ये जो कर्व है इसमें इन वैल्यूज से ये ऊपर है, इन वैल्यूज से भी ये ऊपर है, मतलब ये अपने आसपास के जितने भी पॉइंट्स है उन सबसे पीक वैल्यू के ऊपर है, आसपास के जितने भी पॉइंट्स है बेटा उन सबसे पीक वैल्यू पर है। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मैक्सिमा। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे, इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, रिलेटिव मैक्सिमा। धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे, धीरे धीरे आराम से तसल्ली से एक एक पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे, जल्दबाजी करोगे सब ऊपर से निकल जाएगी, और ज्यादा आराम से भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ बात करते हैं। तो आपने क्या किया, फिर से स्लोप बनाया, तो ये इस पॉइंट पर जब आप स्लोप बनाएंगे तो ये ऐसे गया। स्लोप को केयरफुली देखें तो ये नेगेटिव दिखाई दे रहा, तो यहां पर dy बाई डी एक्स लेस देन 0। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर बेटा dy बाय डी एक्स ग्रेटर देन 0, यहां पर देखिए डी, तो इस बार स्लोप जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की साइड जा रही है और इस पॉइंट के ऊपर 0 हो रही है। तो जो ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट से नीचे है, ये पॉइंट से ये ऊपर है। तो ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो, ये पॉइंट जो है ये होगा आपका रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम। में रिलेटिव मैक्सिमा है, इसकी खास बात क्या है, इसकी पहचान क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर रिलेटिव मिनिमा मिल रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि सर एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव से 0 और 0 से नेगेटिव की साइड जा रही है, मतलब ये स्लोप आपके पास में आ गई पॉजिटिव, पॉजिटिव से जब ये नेगेटिव की साइड जा रही है, पॉजिटिव से जब ये नेगेटिव की साइड जा रही है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे में पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, स्लोप का नेचर बदला। जब स्लोप का नेचर बदलता है तो वहां पर एक एक्सट्रीमम आता है, तो यहां पर जब स्लोप का नेचर बदलेगा, ऐसी स्थिति में जो एक्सट्रीमम आएगा वो कौन सा आएगा, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा। सर यहां पर क्या हो रहा है, देखिए बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहां पर स्लोप जो है वो जा रही है आपकी नेगेटिव, और नेगेटिव से बेटा जब पॉजिटिव की साइड जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में फिर से स्लोप का नेचर बदला। और जब भी इस तरीके से स्लोप का नेचर बदलेगा, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड आएंगे, तो ऐसे कंडीशन में ऑलवेज रिमेंबर जो एक्सट्रीमम मिलेगा वो होगा रिलेटिव मिनिमा। जो एक्सट्रीमम होगा वो क्या होने वाला बेटा, रिलेटिव मिनिमा। एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये बाय द हेल्प ऑफ स्लोप आप चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं, चीजों को फाइंड कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर बाय द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव आप फाइंड करना चाहें, तो आप क्या करेंगे यहां पर, टू फाइंड एक्सट्रीमम बाय
the help of second derivative dy by dx इक्वल्स टू, जैसे ही आप जीरो करेंगे, देखिए जैसे ही आप जीरो करेंगे ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहां से आपको x इक्वल्स टू में कुछ पॉइंट मिलेंगे a b c। इन पॉइंट्स को बोलते हैं बेटा स्टेशनरी पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आप क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, एबीसी स्टेशनरी पॉइंट्स आपको मिल गए। अब आप फाइंड करते हैं सेकंड डेरिवेटिव d2y dx2। हमें क्या करना होता है, ये फाइंड करने के बाद में इसमें पॉइंट पुट करना होता है। लेट से सपोज अगर a पुट किया और ये आ गया ग्रेटर देन 0। दूसरा d2y dx2 पॉइंट पुट किया और ये आ गया आपके पास में पॉइंट b लेस देन 0। तो ऐसी कंडीशन में आप बोलेंगे जहां पर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है वो पॉइंट x इक्वल्स टू a, ये क्या बन जाएगा, रिलेटिव मिनिमा। और जहां पर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है x इक्वल्स टू b, ये क्या बन जाएगा आपके पास में, रिलेटिव मैक्सिमा। सभी बच्चे बताएंगे ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपका d2y dx2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज d3y dx3 नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, देन x इक्वल्स टू, लेट्स सपोज ये c पर हो रहा है, x इक्वल्स टू c को क्या बोला जाएगा, सैडल पॉइंट। x इक्वल्स टू c को क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट। बताएं बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई इतनी बात। एक बार और बता दे शिवानी, एक बार और देखिए बेटा, यहां से बाय द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के बाद में सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट पुट करते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मिनिमा है इस पॉइंट के ऊपर। किस पॉइंट पर, ए पर। अगर ये आपके पास लेस देन 0 आ जाता है तो उस पॉइंट पर रिलेटिव मैक्सिमा होगा। लेकिन अगर ये 0 हो जाता है और थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ऐसी कंडीशन में उस पॉइंट को बोला जाएगा सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूं क्या सैडल पॉइंट का। मैक्सिमा मिनिमा तो आप जानते ही हो। जैसे मान लीजिए कि ये कर्व है ऐसे, तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, स्लोप 0 हो जाता है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो पॉजिटिव स्लोप, इस पॉइंट पर देखिए पॉजिटिव स्लोप। तो ये स्टेशनरी पॉइंट तो मिल गया आपको, लेकिन स्लोप का नेचर नहीं बदला। यहां भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव। जब तक स्लोप का नेचर नहीं बदलेगा तब तक एक्सट्रीमम नहीं मिलेगा। जब तक बेटा स्लोप का नेचर नहीं बदलेगा तब तक आपको किसी तरह का कोई भी एक्सट्रीमम नहीं मिलने वाला। क्लियर है, ध्यान रखना, जब तक स्लोप का नेचर नहीं बदलेगा तब तक एक्सट्रीमम नहीं मिलेगा। स्लोप का नेचर नहीं बदला तो वो एक्सट्रीमम है, इसलिए उसको आपने सैडल पॉइंट पर रख दिया। ठीक है बेटा, अरे समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो। सभी लोग बताओ यस और नो। ठीक है, कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं, इधर बताता हूं, इधर थोड़ी सी जगह कर लेते हैं। ये लो, जगह ही जगह हमारे पास, इसी में बताऊंगा। देखिए, इफ dy by dx is greater than 0, if dy by dx is greater than 0, अगर ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है, if dy by dx is greater than 0, तो आपका जो फंक्शन होगा fx, then fx is increasing function। ग्रेटर देन 0। इफ, इसका एग्जांपल भी दिखाता हूं। देखिए प्लॉट के नहीं आ रहा, तो देखिए स्लोप ग्रेटर देन 0, यहां 0 हुआ है, तो फंक्शन देखिए हमेशा बढ़ ही रहा है, कहीं पर भी वापस लौट के नहीं आ रहा। नंबर 2 देखिए, इफ dy by dx is strictly greater than 0, then
fx is strictly increasing function. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो काइंड ऑफ देखिए ग्रेटर देन ये इंक्रीज हो रहा है, कहीं पर भी कांस्टेंट भी नहीं हो रहा है, यहां जबकि कांस्टेंट रहा है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये ऑलरेडी मतलब हमेशा इंक्रीजिंग, जबकि ये क्या है, इंक्रीजिंग नहीं है। ये क्या आपके पास में इंक्रीजिंग नहीं है, ये आपके पास में एक जगह पर क्या हो गया बेटा, जीरो। सैडल पॉइंट मैक्सिमा लेंगे या फिर मिनिमा? राजेश कुमार, राजेश बेटा सैडल पॉइंट का मतलब ही यही होता है कि जहां पर एक्सट्रीमम नहीं है, तो वो तो ना तो मैक्सिमा होता है ना ही मिनिमा होता है। राजेश सो ये होता है इंक्रीजिंग, जिसमें फंक्शन इंक्रीज करता है, कभी कांस्टेंट रहता है फिर इंक्रीज करता है। और ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसमें फंक्शन जो है लगातार इंक्रीज करता है। इफ ये देखिए स्लोप नेगेटिव, स्लोप जीरो, स्लोप नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव 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 दिखाई दे रही है। If dy by dx is less than 0, then fx is strictly decreasing function. ये क्या होगा बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब काइंड ऑफ दिस। ये देखिए स्लोप नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, कहीं पर कांस्टेंट भी नहीं रह रहा, तो इसको बोला जा रहा है डिक्रीजिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर मैं एक बेहतर एग्जांपल से इस बात को क्लियर कर देता हूं। तो मैं एक अच्छा सा एग्जांपल ले, स्क्वायर माइनस दिखाई दूंगा, लेकिन बोर्ड आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हम किसी भी तरह के समय को वेस्ट नहीं, इनको आप क्रिटिकल पॉइंट भी बोल देते हैं कभी कभार, स्टेशनरी पॉइंट्स। पहला स्टेप क्या होगा, dy by dx इक्वल्स टू 0, dy by dx इक्वल्स टू 0, तो इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2x इक्वल्स टू 0, तो ये बन गया 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। सो ये बन गया x प्लस 2 x माइनस 2 बराबर 0। सो x इक्वल्स टू 0, 2 एंड माइनस 2। ये पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं। एक बार बच्चे सभी लोग बताएंगे ये बात आपको समझ में आई या नहीं है, जल्दी से बेटा, जल्दी से कमेंट कीजिए, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर, ओके, एक्सीलेंट। सो अब मूव करते हैं बेटा यहां से थोड़ा सा आगे। पहले मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, d2y dx2, d2y dx, ये फाइंड करते हैं। देखिए d2y dx2 ये है आपका dy by dx, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस, इस बार 4x को छोड़ दो और अंदर जो है वो है 2x, तो ये बन गया आपके पास में d2 dx2, और ये आपके पास क्या आ रहा है बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8x स्क्वायर। तो ऐसे में d2y dx2 इक्वल्स टू 4 प्लस 8 इज 12x स्क्वायर माइनस 16। ये हमारे पास में सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है। अब अगर हम लोग बात करें इस सेकंड डेरिवेटिव की, तो जरा देखिए ध्यान से, आपको बात करना है सबसे पहले एट मतलब x इक्वल्स टू 2, ये आपके पास क्या बन गया, रिलेटिव मिनिमम। एट x इक्वल्स टू -2, -2 पर अगर मैं बात करूं तो d2y dx2
x बराबर -2। सो ये बन गया हमारे पास में 12 -2 का स्क्वायर 32। अगेन बेटा ग्रेटर देन 0। सो हम कहेंगे एट x इक्वल्स टू -2। ये भी क्या है? रिलेटिव मिनिमा। बोले बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वो मेथड है जो मैंने बाद में आपको बताया। सभी बच्चे बताएंगे पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना? अब मैं आपको जो पहले मेथड बताया था ना वो मेथड समझाता हूं। वो ज्यादा काम का हमारे लिए, और वो ज्यादा इंफॉर्मेशन भी हमें देकर जाता है। कैसे? देखिए इसको फिर से कंसीडर कर लेते हैं प्रॉब्लम को। सो यहां पर y डैश 2x बराबर x इक्वल्स टू 0 टू -2। ये हमारे पास में 3 पॉइंट आ रहे हैं, है ना? और अगर ये हमारे पास में बेटा 3 पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट है x बराबर 0, ये पॉइंट है x इक्वल्स टू -2, ये पॉइंट है x इक्वल्स टू +2। अगर हम लोग ध्यान से देखें यहां पर dy बाई डी एक्स, देखिए आपका जो dy बाई डी एक्स है वो यहां लिख देता हूं मैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 4x x प्लस 2 x माइनस 2, ये आ रहा है बेटा। इसमें अगर मैं बोलूं x बराबर 0, जब 0 पुट करूंगा तो ये 0 से सब मल्टीप्लाई होगा तो 0। ये देखिए ये जो 3 पॉइंट है इस पर तो स्लोप यहीं पर आएगी ना। अब अगर -2 से इधर चलूंगा, -3 पुट करूंगा तो ये नेगेटिव, -3 पे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो कंप्लीट स्लोप कैसे आ रही है बेटा? नेगेटिव। अब -2 और 0 के बीच में -1 है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। अब 0 से 2 के बीच में 1 आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो स्लोप कैसी हो गई? ओवरऑल नेगेटिव। 2 से बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, स्लोप कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव। बोलिए बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, है ना? सो अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से। -2 पर क्या हो रहा है? स्लोप जो है नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। -2 के ऊपर क्या हो रहा है? स्लोप जो है नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रही है। अब देखिए यहां पर जो कर्व मैंने बनाया था उस कर्व में क्या बताया आपको? उस कर्व के अंदर आपको यहां पर समझाया गया है कि जो स्लोप है, यहां पर हमने बताया, जस्ट वेट, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो जो स्लोप है पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या आने वाला आपके पास में? मिनिमा। तो अगर हम लोग देखें यहां पर तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब मिनिमा। अब देखिए आपकी प्रॉब्लम के अंदर क्या हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को आप क्या बोलने वाले हैं? बताओ, रिलेटिव मिनिमा या मैक्सिमा? जल्दी से बताएं इस बात को। अगर स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में इसे क्या बोला जाएगा? रिलेटिव मिनिमा। परफेक्ट, इसे बोलेंगे बेटा रिलेटिव मिनिमा। देखिए मेथड कितनी इंफॉर्मेशन आपको देगा। इस पॉइंट पर देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव देखोगे तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? रिलेटिव मैक्सिमा। इस पॉइंट को देखिए x इक्वल्स टू 2, इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? रिलेटिव मिनिमा। बोले बेटा इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है? इतना पॉइंट जो है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए अब देखिए ये मेथड जो है ये आपका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों हमें इस दूसरे मेथड का इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ा? कारण ये है कि ये मेथड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो देखिए यहां पर। पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग का है, इंक्रीजिंग, तो हमने बोला सर जहां स्लोप 0 और पॉजिटिव है। देखिए तो आपने बोला जब x बिलोंग्स टू -2 इंक्लूडिंग -2, ध्यान रखना -2 से 0, यूनियन 2 से इंफिनिटी,
यहां इंक्रीजिंग है। अगर हमसे कोई पूछता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो जहां पर स्लोप जीरो हो रहा है उस पॉइंट को नहीं लेंगे, -2, 0 यूनियन 2, इंफिनिटी। अगर कोई बोलता है डिक्रीजिंग का है स्लोप, तो देखिए बेटा डिक्रीजिंग की अगर मैं बात करूं तो अगेन जहां पर नेगेटिव है तो ये हम कहेंगे -इंफिनिटी टू -2 यूनियन यूनियन 0 से +2। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 यूनियन 0 से, देखिए कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन, 0 पर मिनिमा हुआ ना ग्राफ। हाँ ऑफकोर्स 0 पे मिनिमा क्यों होगा भाई, 0 पर राजेश 0 पे मिनिमा कैसे होगा, देखो 0 पर मैक्सिमम। अरे बहुत सी बार बच्चा गलती कर लेता है, ये सोचता है ये एफएक्स का ग्राफ है। अरे ये एफएक्स का ग्राफ नहीं है बेटा, ये एफएक्स का ग्राफ नहीं है, ये स्लोप को बता रहा है सिर्फ कि स्लोप कैसे बढ़ रही है और कम हो रही है और कहां जीरो हो रही है। इसको एफएक्स का ग्राफ मत समझ लो, है ना। इसको आप किसी भी कंडीशन में एफएक्स का ग्राफ बिल्कुल रहा होगा, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ होगा, एक बार कमेंट करके बताएं सब कुछ प्रॉपर है। एक बार कमेंट करके बताएं बेटा। ठीक है, सो इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन किसी तरह का, बढ़े आगे यहां से, डन लिख दीजिए अगर इतना नोट हो गया हो तो, और कुछ रह गया हो तो मुझे बताओ, मैं स्लाइड वापस दिखाऊं आपको। अगर सब कुछ नोट हो गया हो तो डन लिख दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं यहां से, और अगर कुछ रह गया हो तो बताओ। -2 और 0 में डिक्रीज एंड इंक्रीज दोनों है, -2 एंड 0। देखिए ये स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, बताओ कौन से में डाउट है। यार राजेश बेटा अगर कोई कर्व ऐसा है, आप बोलोगे x बराबर 2 पर बताओ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, किसी पॉइंट पर कैसे बता सकते हो, आप बोलोगे 2 से 3 के बीच में बताओ तो मैं बता सकता हूं, है ना। अब देखिए ध्यान से देखिए, x बिलोंग्स टू -2 से 0, इसका मतलब होता है -2 को इंक्लूड कर लो और 2 को भी इंक्लूड कर लो, इसके बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। लेकिन यहां इन दोनों पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्यों नहीं किया गया है, इसका कारण यह है क्योंकि सर -2 और 0 के ऊपर स्लोप हो रहा है 0, जहां पर स्लोप 0 होता है ऐसी लाइन बनती है, और ऐसी लाइन अगर बन रही है तो मतलब फंक्शन यहां पर क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, और फंक्शन अगर यहां पर कांस्टेंट हो गया तो उसे आप इंक्रीजिंग कैसे बोल सकते हो। तो इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि फंक्शन ऊपर ही जा रहा हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हो रहा है कि ऊपर जा रहा है, कहीं पर कांस्टेंट भी नहीं हो रहा, इसके अंदर कांस्टेंट को इंक्लूड किया गया है, लेकिन इसके अंदर फंक्शन जहां कांस्टेंट हो रहा है ना उसको इंक्लूड नहीं किया गया। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है इंक्रीजिंग का मतलब बस डिक्रीज ना हो, बढ़ रहा हो और कांस्टेंट तो बस डिक्रीज नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब सिर्फ इंक्रीजिंग होना चाहिए। राजेश बेटा बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, एक बार बताओ, अगर डाउट है तो बोलिए, फिर से चर्चा कर लेंगे। क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। सो आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं, ये y है और ये x है,
ऐसे जा रहा है ये। क्लियर है? ये हमारा एफ एक्स है। अब देखिए इस एफ एक्स को हम ध्यान से देखते हैं, इसमें जो स्टेशनरी पॉइंट्स है वो कितने दिखाई दे रहे हैं। ये पहला स्टेशनरी पॉइंट x इक्वल्स टू ए, ये दूसरा स्टेशनरी पॉइंट x इक्वल्स टू बी, ये तीसरा स्टेशनरी पॉइंट x इक्वल्स टू सी, ये चौथा स्टेशनरी पॉइंट x इक्वल्स टू डी। इस पॉइंट पर स्लोप 0, इस पॉइंट पर स्लोप 0, इस पॉइंट पर स्लोप 0 और इस पॉइंट के ऊपर भी स्लोप 0 है ना। इसलिए इन चारों को क्या बोल दिया, स्टेशनरी पॉइंट। लेकिन आप ये बात समझ सकते हैं, देखकर इस पॉइंट को बता सकते हो, यहां पर इधर ये स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, स्लोप 0, तो ये जो पॉइंट है बेटा इसको आप कहेंगे रिलेटिव मैक्सिमा। इस पॉइंट को आप सभी लोग जानते हैं, इसको क्या कहेंगे बेटा, रिलेटिव मिनिमा। इस पॉइंट को आप कहेंगे बेटा रिलेटिव मैक्सिमा। इस पॉइंट को आप कहेंगे बेटा रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, देखिए इस fx के लिए ये जो y बराबर fx आप देख रहे हैं, y बराबर fx जो आप देख रहे हैं बेटा यहां पर, इसके लिए चार ऐसे पॉइंट है जिनको आप एक्सट्रीमम बोल रहे हैं। चार ऐसे पॉइंट है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रीमम बोल रहे हैं। दो पॉइंट मिनिमा एंड मिनिमा, दो पॉइंट मिनिमा एंड मिनिमा, दो से ज्यादा भी हो सकते थे। इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो ज्यादा नीचे, एक पॉइंट है जो कम नीचे। इनको मिनिमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने पड़ोसियों से छोटा है, पड़ोसियों से छोटा है। लेकिन जितने भी मिनिमा है उन सब में जो सबसे छोटा होता है बेटा उसे बोलते हैं ग्लोबल, ग्लोबल मिनिमा। ये देखिए मैक्सिमा, इसे क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोबल मैक्सिमा। जो सबका मैक्सिमा है ग्लोबल, जो सबका मिनिमा है ग्लोबल। बोलिए ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई बोलता है, अगली स्लाइड में बताता हूं बेटा, अगर कोई बोलता है एफ मैक्स फाइंड कीजिए, तो आप लिखेंगे मैक्सिमम बिटवीन एफ एक्स एट ऑल मैक्सिमा। एफ एक्स की वैल्यू हर एक मैक्सिमा पे पता कर लो, अल्टीमेटली ग्लोबल मैक्सिमा पे सबसे बड़ी आने वाली है, अल्टीमेटली ग्लोबल मैक्सिमा पे सबसे बड़ी आने वाली है एफ एट ग्लोबल मैक्सिमा, यही आने वाला आपके लिए। यही क्या बन जाएगा आपका एफ मैक्स। एफ मिनिमम, मिनिमम एफ एक्स एट ऑल मिनिमास, एफ एट ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका मैक्सिमा, ये हो गया बेटा आपका मिनिमा। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आता है, कब, व्हेन रेंज, व्हेन इंटरवल available, in that case maximum f max and f min given as, मान लीजिए इंटरवल जो दिया गया है वो दिया गया है हमें ए बी सी डी, डी हो गया ना, ई एफ, ठीक है, और एफ तो है हमारे पास में, ई जी कर दो इसे, ई जी, ई से जी के बीच में उसने बोला है हमें, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एफ मैक्स
इक्वल्स टू मैक्सिमम fx at all maximas, comma f of e, f of g, f of e, comma f of g, f minimum fx at all मिनिमास एंड f of e, f of g। कहने का मतलब क्या है बेटा, जब तक इंटरवल नहीं दिया गया तब तक आप मैक्सिमम मिनिमा पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढ लो, लेकिन अगर इंटरवल दिया गया है तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको उस इंटरवल के ऊपर भी चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर यहां इंटरवल नहीं दिया गया, बोला सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, हमने कहा ये, सबसे छोटी हमने कहा ये, लेकिन अगर इंटरवल दे दे, वो बोलता है x बराबर e से x बराबर f, x बराबर e से x बराबर f के बीच में आपको मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो हमने कहा कि ये मैक्सिमम हो, अरे सबको दिख रहा है सबसे ऊपर वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू उसने बोला, हमने कहा ये मिनिमम वैल्यू होगी। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो मिनिमम वैल्यू होती है वो जरूरी नहीं कि मिनिमा पर हो। देखिए ये मिनिमा नहीं है, पर इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। ये मैक्सिमा नहीं है, पर इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं, जब इंटरवल दिया गया हो बेटा, तो ऐसे कंडीशन में आपको मैक्सिमम, इंटरवल नहीं दिया गया हो तो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पर ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। जब इंटरवल दे दिया गया हो तो उन दो पॉइंट को भी आपको कंसीडर करके वहां पर मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढना है। एक बार बोलेंगे ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, उसके बाद मैं आपको करवाता हूं इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद में बेटा इसके ऊपर मैं करवाता हूं आपको एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, मेरे पास अवेलेबल है। समझ में आ गया, लिख पा रहे हो ना? अगर कुछ मिस हो जाए तो मेरे को बता देना। और मैं सोच रहा हूं मैं क्या आप लोगों से सॉल्व करवाते हैं। मैंने तो बहुत सॉल्व कर दिया, अभी पिछले 1 घंटे से मैं ही सॉल्व कर रहा हूं। अब आपका नंबर है, देखिए। ट्वेंटी 4x, देखो शिवानी नोट करो यहां से, नोट हो जाए तो डन लिख के भेजिए। डन। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, और मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको छोटा सा समय भी देता हूं ताकि डन। और मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको छोटा सा समय भी देता हूं ताकि आपको टाइम के बारे में भी पता रहे। एग्जाम डेट अनाउंस्ड अभी पता चला है शिवानी, क्या डेट दी गई है? अरे ये तो बहुत पहले पता चल गया। ये तो बहुत पहले पता चल गया था ना। था ना, टेंटेटिव डेट था 27। अच्छा अभी फिक्स फाइनल आ गया होगा 26 को ही हो रहा है पेपर। x इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 बराबर 0। अब हमने यहां से क्या किया है, देखिए 3 कॉमन ले लिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। x माइनस 6, नहीं, फैक्टर्स करने पड़ेंगे ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0।
x minus 4, x minus 2. So x equals to 2 comma 4. x equals to 2 comma 4. ये हमारे पास में दो पॉइंट आ गए जिनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स बोल रहे हैं. उसके बाद में देखिए हमें फाइंड करना सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश x. f डबल डैश x. तो ये बन गया 6x माइनस 18. अगर मैं बात करूं 2 के ऊपर तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में 2 पुट कर दिया 18 विच इज माइनस 6 लेस देन. तो मतलब x बराबर 2 पर क्या होगा बेटा? रिलेटिव मैक्सिमा. रिलेटिव मैक्सिमा. f डबल डैश इक्वल्स टू 4 मतलब 4 पर. सो 6 4 माइनस 18 इक्वल्स टू प्लस 6 ग्रेटर देन 0. सो x इक्वल्स टू 4 के ऊपर रिलेटिव मिनिमम. x इक्वल्स टू 4 के ऊपर बेटा रिलेटिव मिनिमम आने वाला है. ठीक है. सो ये आ गया आपके पास में रिलेटिव मैक्सिमा और ये आ गया आपके पास में रिलेटिव मिनिमा. ठीक है. सो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी. तो हमें फाइंड करना है एफ मैक्स. तो हम कहेंगे सर एफ मैक्स. एफ मैक्स ये जो आपके पास में एफ एक्स आ रहा है इसके अंदर इस पॉइंट को पुट करना है. 2 की पावर 3 माइनस 9 2 स्क्वायर प्लस 24 2 प्लस 5. एफ मैक्स इक्वल्स टू 8 माइनस 36 प्लस 48 प्लस 5. सो ये बन गया हमारे पास में माइनस 28. कितना आ रहा है यहां से सॉल्व करके ऐसे बता दो ना. 25 आ रहा है मेरे ख्याल से. 25 आ रहा है. देखो 25 आ रहा है ना. यहां से यस बोल दो एक बार. क्लियर है. अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं. क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं बेटा. अगली स्लाइड पे लिखता हूं. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इन क्लोज इंटरवल 1 to 6 इज. ये देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया. अब आप बताएं यहां से सही जवाब क्या आने वाला है. सभी बच्चे बताएंगे. होगा 40 मैक्सिमम बिटवीन. देखिए रिलेटिव मैक्सिमा कहां पर आया था? रिलेटिव मैक्सिमा आया था 2 के ऊपर. तो आप कहेंगे एफ ऑफ 2 कॉमा एफ ऑफ 1 कॉमा एफ ऑफ 6. इन तीनों में जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना वो आपको फाइंड करनी है. तो एफ मैक्स मैक्सिमम बिटवीन. ये तो 25 आ रहा है मुझे पता है. अभी आपने सॉल्व किया था. F1 कितना आ रहा है एक बार आप लोग मुझे कंफर्म कर दीजिए. 9 1 स्क्वायर प्लस 24 1 प्लस 5. क्या ये 21 आ रहा है? क्या बेटा ये 21 आ रहा है? एग्जैक्टली. वेरी गुड. एफ ऑफ 6 एफ ऑफ 6 6 का क्यूब माइनस 9 6 स्क्वायर प्लस 24 6 प्लस 5. क्या ये 41 आ रहा है बेटा? 41. सो ओवरऑल एफ मैक्स जो है वो आएगा 41. ओवरऑल बेटा एफ मैक्स जो आएगा वो कितना आएगा? 41. ठीक है ना. परफेक्ट. अब मैं थोड़ा सा आपको 2 वेरिएबल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा बेटा. 2 वेरिएबल्स एक्सट्रीमम values in
दो वेरिएबल के केस में एक्सट्रीमम कैसे फाइंड किया जाता है? देखिए, दो वेरिएबल के केस में अगर आपको एक्सट्रीमम फाइंड करना है तो ऑफ कोर्स आपके पास एक फंक्शन होगा z विच इज फंक्शन ऑफ x, y, और z नहीं u ले लो, ज्यादातर हम u लेते हैं, u इज फंक्शन ऑफ x, y। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे डेल u बाय डेल x इक्वल्स टू 0 करेंगे, डेल u बाय डेल y। एक टर्म आपको फाइंड करनी पड़ेगी डेल टू u बाय डेल x2, एक टर्म फाइंड करनी पड़ेगी बेटा डेल टू u डेल x डेल y। हमारे लिए ये दोनों टर्म बराबर ही होती है, और एक टर्म फाइंड करनी पड़ेगी डेल टू u डेल y2। देखिए, इसको बोला गया है p q r s t। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आप पता करेंगे, आप सबसे पहले डेल u बाय डेल x को इक्वल्स टू 0 करेंगे, डेल u बाय डेल y को इक्वल्स टू 0 करेंगे, और यह आपको फाइंड करके देगा स्टेशनरी पॉइंट्स। एग्जांपल से बताऊंगा कैसे मिलेगा स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेप नंबर 2, उसके बाद आप एक टर्म फाइंड करेंगे rt माइनस एस स्क्वायर। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो यहां से आपको मिलेगी बेटा एक्सट्रीमम वैल्यू, एक्सट्रीमम वैल्यू। r अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 हो, r अगर लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब वो पॉइंट पे होगा रिलेटिव मिनिमा, ग्रेटर देन 0 मतलब उस पॉइंट पर होगा, लेस देन 0 उस पॉइंट पर होगा रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। देखिए बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है जो मैं बोलना चाह रहा हूं? सभी बच्चे बताएंगे बेटा इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जो भी मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं। दो वेरिएबल वाले पे थोड़ा सा कम फोकस करेंगे, कारण यह है कि हो सकता है आपके एग्जाम में एक वेरिएबल पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग वर्स्ट सिनेरियो के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बाई चांस दो वेरिएबल आपसे वो पूछ ले। सो ऐसे ही अगर अगली स्लाइड पर मैं आपको लेके चलूं और मान लीजिए rt माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 आ गया, तो आप कहेंगे सर यहां पर कोई एक्सट्रीमम नहीं है, नो एक्सट्रीमम मतलब सैडल पॉइंट। दोनों में फर्क है, और ऐसे rt माइनस एस फाइनली बता दिया यहां कोई एक्सट्रीमम नहीं है। नो कंक्लूजन का मतलब यह है, नो कंक्लूजन का मतलब यह है कि आपके पास में कोई जवाब ही नहीं है कि एक्सट्रीमम है कि नहीं है। अगर जवाब नहीं है तो हम कहेंगे सर हमारे पास में इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, हमें और इसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके लिए अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो है नहीं, कैसे आगे स्टडी करनी है। दो वेरिएबल में ऐसा होता तो हम ड्रॉ करके थोड़ा सा आइडिया लेके स्लोप चेक करके पता कर रहे थे, लेकिन जब एक वेरिएबल होता है तो हम ऐसा कर रहे थे, जब दो वेरिएबल आ जाते हैं तो हम उसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इस वजह से वो इंफॉर्मेशन हम लोग यहां से तो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। बोले बेटा इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैं अब यहां पर आपको ये पूरी कहानी बाय द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल समझा सकता हूं। तो फंक्शन डी ऑप्शन ऐसा कुछ हमें दिया गया है, क्लियर है इतनी बात? तो ये जो हमें दिया गया है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए। हमने कहा सबसे पहले डेल यू मतलब ये जो एफ एक्स दिया गया है डेल एक्स ये पता करो, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 8x³ माइनस 2x, 8x³ माइनस 2x ये बन जाएगा। हमने कहा सर इसको y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बन जाएगा बेटा 2y माइनस 2y माइनस 2। सो 8x³ माइनस 2x इसको इक्वल्स टू 0 करो और इसको इक्वल्स टू 0 करो, तो ये बन गया आपके पास में y इक्वल्स टू 1। और यहां से अगर आप देखेंगे 24x² माइनस 2 बराबर 0, 2 कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा 12x²। मिस्टेक हो गई, इसको इक्वल्स टू 0 तो करना है, तो 2x बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा 4x² माइनस 1 बराबर 0। तो ये बन गया आपके पास में x बराबर 0, 4x² इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ।
तो x की 3 वैल्यू आ रही है, y की 1 वैल्यू आ रही है। इन दोनों से जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो होते हैं हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स। नाउ द स्टेशनरी पॉइंट्स विल बी, जब y की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू -12 है तो y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू +12 है तो y की वैल्यू 1। ये 3 स्टेशनरी पॉइंट है जिन पर अब चर्चा होगी स्टेप बाय स्टेप। तो हम बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 0,1 पर, एट 0,1, एट 0,1। तो हमने कहा कि सर 0,1 पर अगर मैं बात करूं, 0,1 पर अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या चेक करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो इसके लिए आर चाहिए, टी चाहिए और एस चाहिए। तो हमने बोला आर की वैल्यू, आर कौन है हमारे पास में, इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो इसको आप एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में, भाई आर यही तो होता है डेल टू यू डेल एक्स टू। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 24 एक्स स्क्वायर -2। सो आर इक्वल्स टू, इसके अंदर आप पुट कर दीजिए x बराबर 0, तो ये बन गया -2। क्लियर है? ऐसे t क्या होता है बेटा आपके पास में, जिसको पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है उसको हम अब y के रेस्पेक्ट में कर दे, या फिर पहले जिसको y के रेस्पेक्ट में किया है उसको अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। यही तो होता है इसका मतलब। सो हमने बोला अगर जिसको पहले x के रेस्पेक्ट में किया उसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0, जिसको पहले y के रेस्पेक्ट में किया उसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तब भी 0। इसी तरीके से अगर मैं फाइंड करूं आर, आर ये एस हो गया ना, ये तो आर एस टी, टी क्या होता है बेटा आपके पास में, डेल टू यू डेल वाई टू। मतलब जिसको पहले y के रेस्पेक्ट में किया एक बार फिर से y के रेस्पेक्ट में कर दो, तो t की वैल्यू भी आ गई हमारे पास में। अब अगर मैं यहां पर बेटा आर टी माइनस एस स्क्वायर को चेक करूं तो देखिए मैंने यहां पर पुट किया, r कितना है आपके पास में -2, टी कितना है आर टी कितना है बेटा आपके पास में 2, और s कितना है 0, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है -4 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब हो गया नो एक्सट्रीमा। एक बार सभी बच्चे बताएंगे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। राजेश बोल रहा है ए ऑप्शन, जरा मैं देखो ए क्या है। हाँ ठीक है, हो सकता है सही ऑप्शन है, लेकिन हमें उस ऑप्शन पे नहीं जाना, हमें पूरा सॉल्व करना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? ये जो 2 पॉइंट मैंने छोड़ दिए हैं, क्या ये जो 2 पॉइंट मैंने छोड़ दिए इस पर आप फाइंड कर सकते हो? आप मुझे इस पर चेक करके बताओ क्या मिल रहा है। आप मुझे बेटा इसके ऊपर चेक करके बताओ मुझे क्या मिल रहा है। आप मुझे बेटा इस पॉइंट के ऊपर चेक करके बताओ क्या मिल रहा है। मिनिमा सभी लोग बताओ ताकि मुझे सॉल्व ना करना पड़े, अदरवाइज फिर मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा ना पूरा। तो फिर आपको पहले मैं आपको सॉल्व करने के लिए टाइम दूं फिर मैं सॉल्व करूं तो हमारा समय थोड़ा सा खराब हो जाएगा। सभी लोग मिनिमा फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे तीसरे पॉइंट पर भी फाइंड कर लो जल्दी से, तो हमारा समय बच जाएगा। तीसरे पॉइंट पर भी फाइंड कर लो बेटा जल्दी से, तो जो हमारा समय है उसको हम बचा लेंगे। अब जब आप आंसर बताओ तो आप बोलना एट थर्ड पॉइंट रिलेटिव मिनिमा, ताकि मुझे पता चले किस पॉइंट पर बता रहे हो। ऐसे लिखोगे आप एट थर्ड पॉइंट, एट थर्ड पॉइंट लिख के आंसर बताना, जिससे ये क्लियर हो जाए किसकी बात हो रही है। ओके राजेश, बाकी बच्चे बेटा वेरीफाई करके बताएंगे इस बात को। ओके थर्ड पे मिनिमा, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। मान ले कि आपने सॉल्व कर लिया, सही सॉल्व कर लिया, तो सिर्फ इतना सा पॉइंट है डबल वेरिएबल में, अगर यहां से कुछ पूछता है तो आपको उसके लिए तैयार रहना है।
चलिए एक बार सभी लोग बोलेंगे मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, आगे बढ़ू, नेक्स्ट लिख के भेज दो, अगर आगे बढ़ना हो तो नेक्स्ट लिख के भेज दो जल्दी से, तो मैं समझ जाऊं आगे बढ़ना है यहां से। ठीक है, वेरी गुड। देखिए ये आपकी जो कहानी थी ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस की कहानी थी। इसमें हमने एक क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन की हमें जरूरत भी नहीं है। अच्छा एक और पॉइंट में यहां पर आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा टेलर सीरीज के बारे में। मुझे लगता है कि वो टेलर सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपसे पूछ सकता है। If fx is continuously differentiable at x equals to a, सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता दीजिए। देखो बेटा ये जो पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सैडल पॉइंट, ये और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सैडल पॉइंट पता करते हैं जब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसको बोला एक स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, फिर हम पता करेंगे इसी पॉइंट पर d2y dx2, अगर ये भी 0 हो गया तो फिर हम पता करेंगे d3y dx3, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ये पॉइंट हो गया आपका सैडल पॉइंट। सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पर, अगर किसी पॉइंट पर d2y dx2 0 हो रहा है और उस पॉइंट पर d3y dx3 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और ये जो सैडल पॉइंट है, इन दोनों में फर्क क्या है बेटा? सैडल पॉइंट एक स्टेशनरी पॉइंट पर मिलता है, जबकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए स्टेशनरी पॉइंट होना जरूरी नहीं है। कौशल, कौशल, कौशल तुम तो पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हो। इतना समय एक्चुअल में है नहीं हमारे पास, होता तो मैं आपको ऐसी मैथमेटिक्स पढ़ाता कि आप पढ़ पढ़ के हाथ जोड़ लेते, बोला सर अभी बहुत हो गया अब मत पढ़ाओ आगे। If fx is continuously differentiable at x equals to a, then fx can be represented at fx equals to f dash a plus x minus a a plus x minus a f dash a plus x minus a whole square by 2 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा f डबल डैश a x माइनस a का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a एंड सो ऑन एंड सो। ये fx है बेटा आपके पास में, इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन अगर इसमें आप थोड़ा सा चेंजेस करते हो, इफ a इक्वल्स टू 0, अगर a को 0 कर देते हो तो fx को हम कैसे लिखेंगे? fx इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। बेटा ये एक स्पेसिफिक केस है टेलर सीरीज का, लेकिन ये एक्चुअल में है आपका मैक्लरिन सीरीज। सो अगर कोई बोलता है व्हाट इज मैक्लरिन सीरीज, तो आप कहेंगे सर इट इज एन स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज इन विच जिस पॉइंट के अबाउट आप यहां पर, बिल्कुल मैक्लरिन सीरीज, जिस पॉइंट के अबाउट आप यहां पर एक्सपेंशन कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या लिया गया? 0। तो 0 के अबाउट अगर सीरीज को एक्सपेंड, फंक्शन को एक्सपेंड किया गया है तो उसे मैक्लरिन सीरीज बोलेंगे, और किसी नॉन 0 के अबाउट करेंगे तो वो टेलर सीरीज होने वाला है। एक बार जल्दी से बताएं बेटा ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है? क्लियर है? तो कुछ बेसिक एक्सपांशन में आपको बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया गया है बेटा 0, तो ये बन गया हमारे पास x
एफ डैश 0 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल साइन एक्स ट्रिपल डैश 0 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एक बार 3 फैक्टोरियल माइनस 1। सो ओवरऑल जो मुझे साइन एक्स दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक बार सभी बच्चे बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। देखिए इसको हम टेलर सीरीज एक्सपांशन बोल रहे हैं, लेकिन ये जीरो के अबाउट, इसका मतलब एक्चुअल में ये मैक्लरिन सीरीज एक्सपांशन है, बट इन जनरल इसी को हम क्या बोल देते हैं, टेलर सीरीज एक्सपांशन। परफेक्ट। तो ऐसे अगर cos x को फाइंड करना हो, ex को फाइंड करना हो तो बड़ी आसानी से फाइंड कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए एक छोटा सा एक्सपांशन दो आप लोगों को, 3 टर्म बता दो बस बेटा। स्टार्टिंग की 3 नॉन जीरो टर्म फाइंड कर लो आराम से, हो सकता है सॉल्व करने में 2 मिनट आपको लगे, पर आप टाइम लो, जल्दबाजी मत करना। ये देखिए जवाब आ भी गया है कौशल का। सबसे पहले जो जवाब आया बेटा वो कौशल का है। सो x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3। बाकी स्टूडेंट्स जरा वेरीफाई कीजिए ऐसा कुछ मिल रहा हो तो। कौशल एक दो स्टूडेंट्स के आंसर का और वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा चेंज लग रहा है राजेश और कौशल के आंसर में। थोड़ा सा चेंज लग रहा है प्लस माइनस में। नेहा और अच्छा कौशल वाला ही बता रहे हो, इसका मतलब सभी का सेम है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो बेटा सभी का अगर सेम है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली टर्म एफ ऑफ 0, आप इसमें 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। दूसरी टर्म देखिए एक्स एफ डैश 0, तो एक्स एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय 1 प्लस एक्स, 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या बन जाएगा एक्स। फिर एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें पुट कर दो एक्स बराबर 0, तो ये क्या बन रहा है आपके पास में एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहां पर एक नेगेटिव साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर आप देखेंगे एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डैश 0, मतलब 2 3 फैक्टोरियल में जो 2 आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है ये बन रहा है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां से फैक्टोरियल चला जाएगा। शिवानी आपने जो फैक्टोरियल लगाया है, वैसे हालांकि 2 फैक्टोरियल में फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे भी इस तरह का कोई फैक्टोरियल नहीं आएगा। सभी बच्चे बताएंगे बेटा पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, थोड़ा सा एक लास्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बेटा इसे। ऑफ 0 को अगर आप देखेंगे तो जैसे 0 पुट करेंगे ln 1 इज 0। दूसरी टर्म जो है वो है हमारे पास में x f डैश 0, x f डैश 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास में, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो इसका 1 बाय 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, यहां पुट कर दो x बराबर 0, जैसे पुट करेंगे ये बन जाएगा माइनस एक्स। फिर दूसरी टर्म देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0, तो ये माइनस तो एज इट इज है यहां पर, इसको अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा
1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर इसका फिर डिफरेंशिएशन स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो, ऐसा चलेगा बेटा। राजेश समझ में आ गई ना बात, क्योंकि आपका आंसर मुझे डिफरेंट दिखा। अब कभी कभार यहां पर ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा। इन ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, देखिए एक ट्रिकी क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं। ये बोल रहा है टेलर सीरीज एक्सपांशन फाइंड कीजिए, किसके लिए, एफ एक्स के लिए। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स बाय एक्स माइनस पाई, आई थिंक ऐसा कुछ दे रखा है, एक्स माइनस पाई एट इक्वल्स टू पाई के ऊपर पाई बाई 3, तो ये बन जाएगा आपके पास टू पाई बाई 3 पर इसको एक्सपेंड करो। इससे पहले एक छोटा सा, ये कैसे करोगे आप लिखोगे सर एफ ऑफ ए, एफ डैश ए एक्स माइनस पाई बाई 3, एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो ये बन जाएगा कॉस पाई बाई 3। फिर आता है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई बाई 3, तो ये बन जाएगा, इसे बोल दीजिए यस और नो। तो आपका जो साइन एक्स होगा उसको आप लिखेंगे पाई बाई, ये अगर एफ एक्स एंड सो, है ना। अब हम उस दूसरे क्वेश्चन को करते हैं जो ज्यादा अच्छा है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस इक्वल्स टू पाई। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, क्या प्रॉब्लम है। बोलिए बेटा इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात आप सभी को समझ में आई या नहीं आई। हमने कहा कि सर ये जो साइन एक्स है इसको लिखो साइन पाई प्लस टी, को एक्सपेंड करना है एट टी, में एक्स माइनस पाई है, इसकी जगह लिख दो नीचे टी, तो साइन पाई प्लस टी हो जाएगा माइनस साइन टी। और अब ये आपको एक्सपेंड करना है एट टी बराबर 0 पर, तो टी बराबर 0 पर अगर आप देखेंगे तो माइनस 1 बाई टी साइन टी, अभी आपने लिखा था टी माइनस टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस टी 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस, हाँ आखिरी में बिल्कुल सही बोल रहे हो, आखिरी में ये बन जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस टी बाय 3 फैक्टोरियल माइनस टी 4 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। सो ये बन जाएगा -1 प्लस टी की जगह क्या पुट कर देंगे आप यहां पर, एक्स माइनस पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स माइनस पाई का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसा ही कुछ बता रहे हो नेहा एंड कौशल, क्या आप ऐसा ही कुछ बता रहे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सा कुछ आपने लिखा है, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा ही लिखा है ना। तो एक ये कुछ इस तरह का चेंज आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा चेंज जो आपको, जो लास्ट चेंज आपको देखने को मिल सकता है वो हो सकता है आपको ऐसा दे दे ln 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, बस आप बता दो यहां पर आपको x इक्वल्स टू 0 के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। आप बता दो बस करना क्या है यहां पर, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि यहां पर करना क्या है, मैं समझ जाऊंगा कि आप क्वेश्चन कैच कर पाए नहीं कर पाए। सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि क्वेश्चन में करना क्या है। मिल सकता है ln 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, बस आप बता दो यहां पर आपको x इक्वल्स टू 0 के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। आप बता दो बस करना क्या है यहां पर, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि यहां पर करना क्या है, मैं समझ जाऊंगा कि आप क्वेश्चन कैच कर पाए नहीं कर पाए। सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि क्वेश्चन में करना क्या है। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं। और वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया। इसका एक्सपांशन अभी आपने किया है, इसका एक्सपांशन भी आपने किया है,
यस और नो एक बार जल्दी से सभी बच्चे। एक लास्ट क्वेश्चन और बताता हूं बेटा, वो भी मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर बताऊंगा इस बार। ये आपका होमवर्क होगा, ये आपका होमवर्क होगा। Which of the following, which of the following function, which of the following function satisfies all the conditions of Rolle's theorem. Rolle's theorem in the interval 0 to 1. 0 to 1, 0 to 1, 0 से 1 के बीच में कौन सा फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा? देखिए बेटा ध्यान से, नंबर 1, एक नंबर में आपको क्या दिया गया है? f(x) इक्वल्स टू 10 पाई x सेटिस्फाइड करे। ऐसा हो सकता है कि चारों ही ना करें। कौशल पता है, तुम बहुत जल्दी आंसर बताते हो बेटा, लेकिन f ऑफ a बराबर f ऑफ b, ये भी तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन है। तो f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 1 नहीं है, यहां पर नहीं है, तो ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। लाग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम को फिर भी कर सकता है, पर रोल्स थ्योरम को नहीं करता। तो 3 तो आपका गलत हो गया। ये कौशल ने सॉल्व करवा लिया मुझसे आंसर बोल के। अब कोई अगर किसी का जवाब देगा तो मैं सॉल्व करके उसे बताऊंगा नहीं ये आपका होमवर्क है, मदद कर देता हूं। अब तुमने बोल दिया है तो π/2 कितना होता है? इन्फिनिटी। और जहां पर फंक्शन इन्फिनिटी होता है वहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है, ये मैंने आपको बताया। मतलब इन्फिनिटी पे चला गया, तो इन्फिनिटी पे चला गया मतलब ब्रेक हो गया उस पॉइंट के ऊपर। तो हमने कहा सर ये π/2 कब बनेगा? तो हमने बोला π/2, ये जो πx है ये π/2 के बराबर कब होगा? जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। तो ये 0 से 1 के बीच में तो है, ये जो x की वैल्यू आ रही है 0 से 1 के बीच में तो आ रही है। इसका मतलब हाफ के ऊपर ये कितना बन रहा है बेटा? π/2, 10 π/2, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इनफाइनाइट। तो x बराबर हाफ के ऊपर ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस। और रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी सही नहीं है। लेकिन अब नहीं बताऊंगा मैं, अब 2 और 4 बचे हैं सिर्फ। हाँ नेहा, चलिए बता देते हैं, ये सही है। अब ये 2 नंबर बचा है यार, ये भी बता ही देता हूं। अब 2 नंबर बचा है, ये भी बता ही देता हूं। देखो बेटा, ये x बराबर हाफ है और ये x बराबर 1 है, ठीक है। ये बोल रहा है 0 से हाफ तक जो लाइन है वो कौन सी है? वो है 1 - x। ऐसी वाला पॉइंट, हाफ वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, और हाफ से ये इंक्लूड है। देखो हाफ इंक्लूड है, 1 तक जो लाइन है वो है 1 - x। ऐसी ये कर रहा है। अब इस कर्व में देखो ये कॉन्टिन्यूअस है, इस कर्व में अगर आप देखोगे तो ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहां पर हाफ के ऊपर एक शार्प एज आ रहा है। शार्प एज मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल है। तो हम कहेंगे सर ये जो है ये x इक्वल्स टू हाफ के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल है। ये भी नहीं है। ये आपका एक पॉलिनोमियल है, जब तक इसमें डिनोमिनेटर नहीं आएगा तब तक ये कॉन्टिन्यूअस होगा। और ऑफ कोर्स डिफरेंशिएबल तो है ही है, पॉलिनोमियल है ना ऑफ कोर्स, तो डिफरेंशिएबल है ही है। ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर बताए हैं फिर से देखना, ये डिलीवर करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस की।